नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आज आपके लिए जो जानकारी हम लेकर आए हैं वो सबसे पहले आपको बता दें, यानी हमारे विषय क्या रहेंगे आज हेलो किसान में। आज पहले हम बात करेंगे जो हमारे नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके प्रबंधन के बारे में, इनके बागों के प्रबंधन के बारे में। साथ ही आपको जानकारी देंगे गर्मी में फल वृक्षों की देखभाल के बारे में भी। लगातार जो तापमान है बढ़ रहा है, ऐसे में किस तरीके से आप फल वृक्षों की देखभाल कर सकते हैं, इस बारे में आप जानकारी ले सकेंगे। इसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं जिस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-11-3061। एक नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो आपके सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो विशेषज्ञ आज मौजूद हैं उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर RM शर्मा जी, जो कि फल विज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत। खासतौर से जैसा हमने आपको बताया, जब हम बात करते हैं हमारे जो नींबू वर्गीय फल होते हैं इनके बागों के प्रबंधन के बारे में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से फिलहाल हम देख पा रहे हैं जो तापमान में इजाफा हो रहा है, सबसे पहले डॉक्टर शर्मा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जो गर्मी का मौसम चल रहा है इसमें किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें अपने फल वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए? हाँ, देखिए, क्योंकि अप्रैल का महीना अब लगभग खत्म होने के कगार पे है और मई में से तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में क्योंकि अभी फल ज़्यादातर जो है उत्तर भारत में सभी फल वृक्षों पे फल लगे हुए हैं, तो अगर आप पर्याप्त पानी का प्रबंधन नहीं करते हैं सही तरीके से तो फल गिरने की संभावना बढ़ जाती है जो सब, और इसका जो हमारी उपज है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बढ़ते तापमान में सबसे आवश्यक बात है कि आप जल प्रबंधन पे ध्यान दें। अगर आप जल प्रबंधन पे ध्यान नहीं देंगे तो उससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आपके फल फट सकते हैं। जैसे लेमन की अगर हम बात करें या लीची की बात करें या अनार की बात करें तो इसमें फल फटने की विकट समस्या आ सकती है अगर आपने सही तरीके से जल प्रबंधन नहीं किया हुआ है। इसी तरीके से नींबू वर्गीय फल हैं या आम है, इनमें फल गिरने की समस्या हो सकती है और पत्ते पीले पड़ के गिर सकते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण रुक सकता है और फल वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और खास करके अगर हम बात करें जो जैसे मैंने कहा कि अभी लीची का, लीची तो बहुत ही सहिष्णु है। अगर आप उत्तर भारत के जहाँ जहाँ भी उगाई जाती है वहाँ पे सही तरीके से अगर आप जल प्रबंधन नहीं करते हो तो आपको उपज बिल्कुल ना के बराबर, यानी उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर हम नींबू वर्गीय जो बाग हैं उनके प्रबंधन की अगर बात करें, वहाँ पर किस तरह का प्रबंधन अपनाना इस वक्त ज़रूरी है? देखिए, नींबू वर्गीय फल एक फलों का समूह है जिसमें बहुत सारे फल आते हैं और उनका अलग अलग स्वभाव है कि जैसे मीठी नारंगी है, किन्नू है, संतरा है, लेमन है, लाइम है, टेंजरिन्स हैं, ग्रेप फ्रूट है, चकोतरा है। तो ये बहुत सारे फल हैं और क्योंकि इनकी तोड़ाई का समय भी अलग अलग है तो इनका प्रबंधन भी थोड़ा सा अलग है। चलिए, बिल्कुल प्रबंधन जो है वो देखिए अलग है, लेकिन उसको समझने की जरूरत, और इसी पर आज आपको हम जानकारी भी देंगे कार्यक्रम में। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। विश्व के एक बड़े क्षेत्र में सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फलों की प्राचीन काल से खेती की जा रही है। हमारे देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका जन्म स्थान माना जाता है। वाणिज्यिक रूप से कृषि योग्य प्राकृतिक और मूल संकर प्रजातियों में महत्वपूर्ण फल है संतरा, मौसम्बी, माल्टा, चकोदरा, नींबू, लेमन, ग्रेप फ्रूट और किन्नू। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में भारत नींबू वर्गीय फलोत्पादन में चौथे स्थान पर है, परंतु नींबू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ब्राजील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, भारत और स्पेन दुनिया के सबसे बड़े नींबू वर्गीय फल उत्पादक देश हैं। भारत में प्रतिवर्ष 100 लाख टन फलोत्पादन होता है। फलोत्पादन के लिए बागवानी करते समय सबसे उपयुक्त मिट्टी के चुनाव के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में धूप उपलब्ध होती है। बीजों को नर्सरी में लगाने से पूर्व उपचारित कर लेना चाहिए। रोग मुक्त पौध तैयार करने के लिए प्राथमिक नर्सरी प्लास्टिक ट्रे में लगानी चाहिए।
द्वितीयक पौधशाला में शेड नेट में पौधों को पॉलीथीन में लगाने के बाद नियमित रूप से पानी देते रहना चाहिए। नींबू वर्गीय फलों में कीट की 250 प्रजातियां आक्रमण करती हैं। इन कीटों के प्रभावशाली प्रबंधन में वनस्पतिक जैविक कीट फेरोमोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फलों की तुड़ाई पारंपरिक पद्धति से फलों को घुमाकर या खींचकर की जाती है। भंडारण के समय होने वाले नुकसान से बचने के लिए फलों का प्रसंस्करण करना आवश्यक है। इन फलों का इस्तेमाल पेय पदार्थ, निर्जलित खाद्य पदार्थ, छिलके से तेल और अचार आदि के उत्पादन की मांग बढ़ रही है। सही विधि का पालन कर नींबू वर्गीय उत्पादक खुश हैं और दर्जेदार फलोत्पादन ले रहे हैं। तो जाना आपने जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं उनके बारे में, और इसके साथ ही जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानने को इच्छुक हैं इस विषय की। अगर बात की जाए उसकी लगातार दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल जो पहले दर्शक हैं वो हमारे साथ हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़े हैं फोन लाइन पर। जय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना स्वागत है। बताओ जी, ना तो जामुन का फल है ना आम का फल है जी। ना तो जामुन का फल है, जामुन बहुत मोटा है, मेरा फल नहीं इस बार। जामुन और आम के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उसमें फल की समस्या है? फल नहीं है बिल्कुल। आम 5-7 साल हो गए, बहुत लगते हैं, इस बार फूल ही नहीं निकले, फूल नहीं आया अभी तक। हाँ चलिए बिल्कुल। अगर बात की जाए डॉक्टर शर्मा, जैसा उन्होंने कहा कि 5-7 साल का वक्त भी हो चुका है और इस बार तो यहाँ जो उन्होंने स्थिति बताई कि जो फूल है वो भी उन पर नहीं आ रहा है। देखिए, अगर अभी तक फूल नहीं आया है तो पहले तो ये आवश्यक बात है कि जो भी पौधा आप लगाते हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्योंकि अगर आप अविश्वसनीय जगह से पौधा खरीद लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उस पर 5 साल 6-7 साल या 8 साल भी लग सकते हैं और उसकी गुणवत्ता किस तरह की होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती जी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं या जो भी एक्सपर्ट यहाँ आते हैं आपको बताते हैं कि जब भी आप पौधा खरीदें तो प्योंदी पौधा खरीदें और विश्वसनीय जगह से खरीदें, ताकि आपको ये पता रहे कि जो प्रजाति आपके क्षेत्र में जिसकी संस्तुति की गई है कि आपने वो लगाई है कि नहीं लगाई जी। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक फूल खिलने की बात है कि अगर उस पर पहले फूल आ चुके हैं और अब नहीं आ रहे, इस साल नहीं आए हैं, तो इसमें प्रबंधन में कमी हो सकती है। क्योंकि अगर जामुन की आप बात कर रहे हैं तो जामुन में फूल आने से पहले उसमें सही तरीके से अगर वो अच्छी प्रजाति का है तो उसमें गोबर की सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद कम से कम 100 किलोग्राम आप उसमें मिलाएं और उसका सही पोषण करें और फूल खिलते समय या फूल खिलने से पहले उसमें पानी न दें। ये बहुत आवश्यक बात है सारे फल वृक्षों में कि जिस वक्त आपको पता है कि 15 दिन या 20 दिन रह गए फूल खिलने में तो उस वक्त आप पानी जरूर रोकते, उसमें सिंचाई न करें, क्योंकि सिंचाई करने से जो फूल खिलने की प्रक्रिया है उसमें बाधा आती है और उस पर फूल नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और जिस वक्त फूल खिले हुए हैं उस वक्त भी सिंचाई न दें और तब तक सिंचाई को रोक के रखें जब तक उसमें फल लग न जाए। जब फल लग जाए तो फल रोकने के लिए आवश्यक है कि फिर आप उसमें नियमित तरीके से नमी का संरक्षण रखें और आपको ज़्यादा उपज मिलेगी। चलिए बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बेहतर उत्पादन आप ले सकते हैं। फिलहाल अगले जो दर्शक हैं हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, मेरी मिट्टी है वो काली और सारी मिट्टी है जी, और पानी है वो थोड़ा नमकीन पानी है सर जी। पानी की आप बता रहे कमी है आपके क्षेत्र में? हाँ। चलिए, तो उसमें मैं नींबू और ये अनार के पेड़ लगाना चाहता हूँ सर। हाँ चलिए, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि पहले तो आप अपनी मिट्टी और पानी की जांच करा लें, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि जो साल्ट होता है, जो लवण होता है, वो मिट्टी में भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है, पहली चीज़। लेकिन जो मिट्टी का साल्ट है अगर उस बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम उसकी मिट्टी को परिवर्तित कर सकते हैं। गड्ढे की मिट्टी को उसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं या दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको मिला सकते हैं। तो गड्ढे की मिट्टी को कुछ हद तक आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसमें बदलाव संभव है। लेकिन अगर आपके पानी में नमक है तो आपको ये एडवाइस है कि आप वहाँ पे नींबू न लगाएं, क्योंकि नींबू वर्गीय फल जो हैं उनके लिए जो आवश्यक जो विद्युत चालकता है वो 1 डेसीसेमियन पर मीटर से कम होनी चाहिए।
तब आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और नींबू ही नहीं, इसमें बहुत सारे अन्य फल भी हैं, जैसे आप अंगूर नहीं लगा सकते उसमें, आम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप अनार लगाना चाहते हैं तो अनार उसमें चल जाएगा। या उसमें आप शरीफा लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। इस तरह की फसलों का आप चुनाव करें जो लवण रोधी हैं और अगर खारे पानी में जो वो चल भी सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपको वहाँ व्यवस्था करनी होगी और कहीं ना कहीं ये तमाम बातें जो हैं प्रबंधन में शामिल होती हैं। डॉक्टर शर्मा, नींबू के अगर जो हमारे बाग हैं नींबू वर्गीय फलों के, उनके प्रबंधन के बारे में आप हमें पहले बता रहे थे, किस तरीके से और किन किन बातों का इस वक्त में हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें ख्याल रखना होगा? देखिए, नींबू वर्गीय फलों में सबसे जो सेंसिटिव क्रॉप है इस टाइम, सबसे ज़्यादा सहिष्णु क्रॉप है वो है लेमन जी। और उत्तर भारत में इसकी खेती काफ़ी की जाती है। तो लेमन जो है उसमें फटने की समस्या बड़ी गंभीर है जी। और इसका सीधा संबंध उसमें नमी संरक्षण से है कि आपने किस तरह से उसमें नमी संरक्षण किया है। क्योंकि गर्मी पड़ने से उसकी जो बाह्य आवरण है, जो बाहर की जो सतह है, वो बहुत ही हार्ड हो जाती है और जैसे ही उसमें पानी लगता है दोबारा से तो फल फट जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि उसमें आप पर्याप्त नमी रखें। तो क्योंकि लेमन की फसल आपकी जुलाई से हार्वेस्टिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है जी। तो ऐसे केस में लेमन सबसे सहिष्णु है इस टाइम कि जिसमें पर्याप्त नमी आप रखें। चाहे आप उसमें मल्च दें। मल्च भी दो तरह की है कि जैसे कार्बनिक मल्च है, कार्बनिक मल्च है। अगर आप कार्बनिक मल्च दे रहे हैं, जैसे सूखी हुई घास है, गन्ने के पत्ते हैं या इस तरह की अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी एक परत अगर आप उस पर बिछा देते हैं तो जो भी पानी आप देते हैं उसका संरक्षण रहेगा। लेकिन क्योंकि गर्मी का सीजन है और अगर आप कार्बनिक मल्चिस का प्रयोग आप कर रहे हैं तो उसमें आग लगने जैसी समस्या भी रह सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें और उसमें कहीं दीमक या चूहे वगैरह न पनप जाएं, ये चीज़ उसमें देखने की होती है। इसके अलावा काली पॉलीथीन की मल्च आप उसमें दे सकते हैं जिससे जो भी पानी आप उसमें देंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसका उपयोग पौधा कर सकता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से जो नुकसान होना है जमीन की सतह से वो नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप नमी का संरक्षण करते हैं, इसी के साथ साथ पोटेशियम जो है उसका लेवल सही रखें पौधे में। अगर वो रहेगा तो उस निश्चय ही वो जो प्रजाति है वो फटने के लिए उतनी सहिष्णु नहीं होगी। तो ये पोटेशियम न्यूट्रिशन और मल्चिंग, ये दो काम बहुत आवश्यक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि समय समय पर उसमें पानी भी देते रहें। बिल्कुल, ना सिर्फ सिंचाई की जो आवश्यकता है उसकी आपको पूर्ति करनी होगी, जबकि पोषक तत्वों की अगर बात की जाए इसके बारे में आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से अवनीश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हमारा नींबू 5-6 साल का हो गया, उसमें फल नहीं लगता। 5 से 6 साल का हो चुका है लेकिन फल नहीं आ रहे डॉक्टर साहब। देखिए, मैं एक सलाह आपको दूंगा कि जो पौधा आपने खरीदा था, क्या आपको उसकी प्रजाति बताई गई थी या आपने किस जगह से वो खरीदा था? वो नर्सरी से। हाँ, आपने किसी प्राइवेट नर्सरी से खरीदा था? प्राइवेट नर्सरी। हाँ, देखिए यही बात है कि जब भी हम कोई फल वृक्ष लगाते हैं, फल वृक्ष एक ऐसा व्यवसाय है कि अगर आप शुरुआत के दिनों में कोई गलती कर जाते हैं तो फिर उसको दूर करना बड़ा असंभव हो जाता है, क्योंकि आपने 5-6-7 साल तक उसमें पानी दिया, खाद दी और उसकी गारंटी कुछ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी पौधा आप खरीदते हैं, जब भी आप बाग लगाते हैं, चाहे आपको दूर जाना पड़े, आपके यहाँ रहमान खेड़ा अगर आप लखनऊ के पास चली जाती, उनके पास अच्छी नर्सरी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, और भी जो सरकारी नर्सरी आपके पास है, तो ये मेरी आपको सलाह है कि जब भी पौधा खरीदें तो विश्वसनीय जगह से खरीदें और वही प्रजाति खरीदें जिसकी संस्तुति आपके क्षेत्र के लिए की गई है। हालांकि अब जो आपने लगा लिया है उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नींबू एक बहुत बड़ा शब्द है जी। आपने कागजी नींबू लगाया है कि लेमन लगाया है कि बाद में वो क्योंकि जो प्राइवेट नर्सरी में हैं लोग वो हर चीज़ को नींबू बोल देते हैं कि छोटा है, बड़ा है, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों में बहुत सारे फल आते हैं। ये क्या वो खाने वाला है कि नहीं, इस पर भी शक है, क्योंकि बहुत सारे जैसे खट्टा है या आपकी खट्टी है, ये बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनको सिर्फ मूल मंत्र के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कहना संभव नहीं है। हालांकि फल उस पर आएगा, लेकिन फल देखने के बाद ही पता चल सकता है कि क्या वो खाने वाला है कि नहीं है जी। क्योंकि बीजू पौधे से सिर्फ आप कागजी नींबू लगा सकते हैं, बाकी जितनी भी नींबू की प्रजातियां हैं या तो लेमन को छोड़ के बाकी सारी प्रजातियों में हम टी बडिंग या कलिकाइन करते हैं। तो आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पौधा खरीदें, प्योंदी पौधा खरीदें और वही प्रजाति खरीदें जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल, तो देखिए क्षेत्र अनुसार आपको जो प्रजाति है उसका भी ख्याल रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ अगले दर्शक हैं जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं राजेंद्र जी? हेलो
संपर्क शायद हमारा टूट चुका है। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन आप भी बिल्कुल देर मत कीजिए। अगर आप भी नींबू वर्गीय जो बाग हैं उनके प्रबंधन के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरे फल हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। साथ ही यहाँ डॉक्टर साहब आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ हमारे जो नींबू वर्गीय फल हैं उनके बारे की बात की जाए, लेकिन जो इस मौसम में अक्सर हम देखते हैं बाजार में, आम की अगर बात की जाए, लीची की अगर बात की जाए, और किस तरीके से वहाँ देखभाल करनी होगी, क्योंकि कुछ समय बाद यही फल हैं जो अच्छा उत्पादन मिलेंगे तो बाजार में हमें नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है जी, क्योंकि जैसे उत्तर भारत में आम की फसल जो है मई के लास्ट या जून से आरंभ होती है, तो इस वक्त फल लगे हुए हैं उसमें। तो इसी तरह लीची भी, क्योंकि लीची उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में लगाई जाती है, जैसे हम पंजाब का जो पठानकोट वाला एरिया है या देहरादून वाला एरिया है, या कुछ हद तक कुछ जगह ये इसको चंडीगढ़ के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। तो क्योंकि अगर हम लीची की बात करें तो लीची फटने के लिए बहुत ही सहिष्णु है जी। तो इसमें कम से कम इस टाइम हर हफ्ते पानी उसमें आप लगाते रहें जी, और पर्याप्त नमी संरचना के उससे फल जो है उस पर टिके रहेंगे। इसके अलावा थोड़ी और गर्मी जब बढ़ती है, जब फल पकने के आसपास आता है, उस वक्त फल फटने की समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो उस वक्त आप हर तीसरे दिन या चौथे दिन उत्तर भारत में पानी देना लीची में आवश्यक है, यानी हर 3-4 दिन के अंतराल पर आपको पानी देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे जो आपका फल है वो ना तो टूट के गिरेगा, ना ही उसमें जो फटने की समस्या आती है। और जो आम की जहाँ तक बात है, तो आम में फल इस वक्त लगे हुए हैं, तो आम में फल गिरने की समस्या हो सकती है अगर आप पर्याप्त नमी संरक्षण नहीं करेंगे। इसके अलावा जो तेज आंधियां भी चलनी है मई या जून के महीने में, जैसा कि मौसम में बताया जा रहा है, बिल्कुल डॉक्टर साहब इसके बारे में भी आपसे हम आगे जानकारी लेंगे। आम के फल गिरेंगे तो इसके लिए तो इस वक्त तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग बाग लगाना चाहते हैं वो अगर सही तरीके से बाग लगाएं तो निश्चय ही फलों के गिरने की समस्या को जो हवा से होती है उसको निश्चय ही कम किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल ये समस्या देखिए आपकी कम हो सकती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पप्पू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो हेलो सर। जी जी सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे लिए ये दूरदर्शन के माध्यम से, आप टीवी के चैनल के माध्यम से हम आप जानकारी देते रहते हैं, मार्गदर्शन कराते रहते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि मेरे नींबू का पेड़ है 2-3 है, 8-10 साल के हो गए, उसमें फल नहीं लगती, उनको क्या करें? कौन सा, कांटे वाला है कि बगैर कांटे वाला है? हाँ सर, कांटे वाला है सर। हाँ, तो कागजी नींबू का है। कागजी नींबू में छोटे छोटे कांटे होते हैं। देखिए जो कांटे वाला है, हाँ, जो पौधे बीजू पौधे जो होते हैं या जो पौधे बीज से लगाए जाते हैं, उनका जो जुवेनाइल फेज है या यौवन अवस्था अगर कहा जाए तो वो थोड़ा सा लंबी होती है, उसमें समय लगता है जी। इसलिए अगर 4-5 साल हो गए तो उम्मीद है कि 1-2 साल में उसमें फल जरूर आने लग जाएंगे। और आप निश्चिंत रहें कि अगर आपने वो सही प्रजाति लगाई है, क्योंकि कागजी नींबू को हम बीज से भी प्रवर्धित कर सकते हैं, लेकिन वो बीजू पौधा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है फल देने में, लेकिन उसमें फल जरूर आएगा। बिल्कुल, लेकिन औसतन डॉक्टर साहब कितना वक्त हम मान सकते हैं कि अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो नई पौध लगाते हैं और पूरा बाग जो है उसका प्रबंधन करते हैं, फल आने में उसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए, अगर आप बीजू पौधे की बात करें, क्योंकि बीजू पौधे से वैज्ञानिक पद्धति में सिर्फ कागजी नींबू या पपीता या कुछ फसलें ही हैं जिनको हम प्रवर्धित करते हैं बीज से अभी भी। अन्यथा ज़्यादातर फसलें या तो गूटी से होंगी या वो ग्राफ्टिंग से होंगी या कलिकाइन से होंगी। तो कलिकाइन या ग्राफ्टिंग वाला जो पौधा होता है वो आपको तीसरे साल से फल देना आरंभ कर देता है। अगर आप फल को थोड़ा सा और लेट कर देते हैं तो उससे पौधे का विकास ज़्यादा अच्छा होता है, तो कम से कम 3 साल तक हम उस पर फल नहीं लेते। जैसे हम आम की बात करें, अगर आप हमारे पूसा संस्थान से आम खरीदते हैं तो हो सकता है कि क्योंकि वो शाखा पकी हुई है और उसी साल फूल दे देती है वो, लेकिन हम कम से कम 3 साल तक ये किसान भाइयों को कहते हैं कि उससे फल न लें ताकि उसका सही आकार बन जाए और उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो लंबा रहे। जी बिल्कुल। और अगर बीजू पौधा जैसे कागजी नींबू की आप बात करते हैं तो लगभग 4 साल उसमें लग जाते हैं फल आने में, अगर वो बीजू है, क्योंकि कागजी नींबू को हम बीजू से लगाते हैं जी। तो ये है कि अगर आपका कायिक प्रवर्धन से पौधा आपने तैयार किया तो उस पर फल जल्दी आएंगे, अगर बीजू पौधा होगा तो निश्चय ही उस पर फल देरी से आते। जी चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जो कि महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, इब्राहिम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, अभी गर्मी के दिनों में कितने दिनों में सिंचाई करना चाहिए नींबू के कितने दिनों में सिंचाई करनी चाहिए डॉक्टर साहब, अंतराल ये जानना चाह रहे हैं? मेरा यही सवाल है। हाँ, नींबू में एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंचाई की जो मात्रा है वो आपकी मिट्टी पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो उसमें हफ्ते में 2 बार भी सिंचाई करनी पड़ेगी, और अगर मिट्टी का संतुलन सही है,
इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप नया बाग लगाते हैं, अगर आपकी मिट्टी हल्की है, क्योंकि रेतीली ज़मीन में पानी बार बार देना पड़ता है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ऐसे क्षेत्र जिनकी जहाँ ज़मीन रेतीली है उसमें हम कहते हैं कि कुछ तालाबों की मिट्टी या धान के खेतों की मिट्टी अगर आप मिला देते हैं तो एक अच्छा कंडीशनर बन जाता है और मृदा की जो जलधारण क्षमता है वो बढ़ जाती है जी। तो इस तरह की अगर आपकी मृदा है तो हफ्ते में एक बार अगर आप सिंचाई देते हैं और उसमें सही तरीके से मल्च करते हैं तो आप सफलतापूर्वक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मृदा बलुई है, उसमें रेत ज़्यादा है, तो आपको हफ्ते में 2 बार भी सिंचाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, और उससे बेहतर शायद डॉक्टर साहब हम यही मान सकते हैं कि जो किसान भाई हैं जो खेती करना चाहते हैं वो पहले अपनी मृदा की जांच कराएं, उसके साथ साथ पानी की भी वहाँ एक बार जांच करा लें। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बाग लगा देते हैं फिर आप सोचते हैं कि यहाँ नमक ज़्यादा था या पानी में ऐसा है, तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए हम किसान भाइयों को शुरू से कहते हैं कि जब भी आप बाग लगाएं वैज्ञानिक पद्धति से लगाएं और जो भी एक्सपर्ट आपके एरिया का है उससे ज़रूर राय मशवरा। बिल्कुल, देखिए जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप सीधा अगर आप बीज लगा रहे हैं, कोई पौध लगा रहे हैं और फिर वो उम्मीद के मुताबिक अगर आपको फल नहीं देगी, नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए ज़रूरी यही कि एक बार विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत महेंद्र जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, मैं नांगल डैम से बोल रहा हूँ जी, रोपड़ पंजाब से। जी बताइए। हाँ सर, ऐसे जो मेरे ना अपना किन्नू लगा हुआ है 3-4 साल हो गए, हर साल उसको ना जी जब फल पकता है उसमें कीड़ा लग जाता है जी। जी अच्छा। हाँ जी, तो बस यही समस्या है। हाँ, तब देखिए ऐसा है कि वो जो कीड़ा लगता है उसको हम फ्रूट सकिंग मॉथ कहते हैं और वो कीड़ा तब लगना शुरू होता है जब फल में हल्की सी मिठास आ जाती है जी। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि वो जो कीड़ा निकलता है वो रात को निकलता है और वो कीड़ा वहीं जो आपके खेत के आसपास या मेड़ पे या पौधे के आसपास जो बड़ी बड़ी घास खड़ी रहती है उसमें छिपा होता है जी। तो एक तो सबसे आवश्यक बात ये है उस कीड़े की कंट्रोल के लिए, वो आपके किन्नों में ही नहीं, मौसमी में भी आता है, माल्टा में भी आता है और दूसरे सभी मीठे फलों में आता है। तो अपने बाग की साफ सफाई अवश्य रखें जी, क्योंकि वो कीड़ा उसी घास में छिपता है जो अगर आपने साफ सफाई नहीं कर रखी है। दूसरी चीज़ ये है कि वो रात के टाइम आता है तो 2 तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये है कि एक मेलाथियान नामक दवाई आती है जी, उसका 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खेत की मेड़ों पर भी छिड़कें ताकि अगर वहाँ कहीं वो छिपा हुआ है तो वो मर जाए जी। दूसरा, आप अपने पेड़ पर भी उसका स्प्रे करें। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर एक छोटा सा प्लास्टिक का एक पैकेट ले लें या कोई डब्बा ले लें, उसमें आप इथाइल एल्कोहल और मिठाई का जो घोल होता है उसको मिला लें और थोड़ा सा उसमें मेलाथियान भी डाल दें जी। उससे क्या होगा कि जो भी नर कीट होंगे वो अपने आप आके उस ट्रैप में गिर जाएंगे तो नर कम हो जाने से जो कीड़ों की संख्या है उस पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा और वो कम होंगे जी। तो इस तरह से आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं, साफ सफाई रखें, मेलाथियान का मेड़ों पर भी स्प्रे करें, पौधे पर भी स्प्रे करें और इस तरह का ट्रैप भी आप लगाएं। चलिए बिल्कुल। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो किसान में क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं नींबू के बारे में, प्रजाति के बारे में जानना चाहता हूँ जो जल्दी आने वाली है उसके बारे में। चलिए बिल्कुल, प्रजाति के बारे में जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। नींबू अच्छा की अगर बात की देखिए, जाए। नींबू एक बड़ा बर्ड है, इसमें लाइम भी आता है और लेमन भी आता है जी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है और फिर आपको दोनों की किस्में मैं बता देता हूँ जी। जो लेमन होता है उसमें कांटे नहीं होते, पत्ते बड़े होते हैं और खटास थोड़ी कम होती है, फल थोड़े बड़े आकार के होते हैं और इसका छिलका भी थोड़ा मोटा होता है जी। और खटास थोड़ी कम रहेगी इसमें और ये जमीन पर लेट के चलता है, ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, वो उसको हम लेमन कहते हैं। जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, साइज लगभग 50 ग्राम से ऊपर का साइज उसका रहता है। अच्छा, इसके अलावा जो लाइम है जिसको हम कागजी नींबू या एसिड लाइम कहते हैं, जिसकी मार्केट भी ज़्यादा है जी, इसमें कांटे होते हैं और ये ऊपर की तरफ को बढ़ता है, पत्ते छोटे होते हैं और छिलका बहुत पतला होगा फल का और खटास भी ज़्यादा रहती है, इसकी मार्केट ज़्यादा है जी। तो अगर आप लाइम लगाना चाहते हैं, एसिड लाइम लगाना चाहते हैं तो उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 2 प्रजातियां अभी हाल ही में विकसित की गई हैं, पूसा उदित और पूसा अभिनव जी। ये अब आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रजातियां हैं, प्रमालनी, विक्रम, साई सरबती, बालाजी और इस तरह की जो किस्में NRC लाइम 1 है उनकी, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, नागपुर से। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जी बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा अगर लेमन आप लगाना चाहते हैं तो उत्तर भारत में और आपके मध्य प्रदेश में जो मुख्य तौर पर जो लेमन लगाया जाता है वो है कागजी कला। तो कागजी कला है, इसके अलावा पंत लेमन है, यूरेका है, लिस्बन है
विला फ्रैंका है, ये तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको आप लगाना चाहते हैं। अब आपकी अपनी इच्छा है कि आप लेमन लगाना चाहते हैं या लाइम। तो देखिए तमाम प्रजातियां मौजूद हैं। लेमन की बात की जाए, लाइम की बात की जाए, जिसमें आपको लगता है कि बेहतर लाभ हो सकता है, आप उसकी जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ अगले दर्शक जो हैं वो जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार। तो वही नरसिंहनाथ तरफ मिलता है एक नारंगी पौधा जी। तो हाँ वही 2 बीज लगाए थे, वो नहीं फल रहा है। हाँ हाँ और नहीं फल रहा है। नारंगी का आपने बीज जो लगाया था लेकिन फल उसमें नहीं आ पा रहा है। हाँ फल नहीं आ रहा है सर वो। चलिए शंकर लाल जी की समस्या डॉक्टर साहब देखिए ये बहुत आम समस्या है लोगों की कि आपने बीज लगा दिया है। नारंगी को हमेशा हम कलम से लगाते हैं, प्योंत से लगाते हैं कि एक मूल ग्रंथ होता है नीचे, उसके ऊपर हम जो प्रजाति हमारी होती है उसको हम उस पर कलम लगाते हैं। तो जो पौधा आपने लगा रखा है वो उचित नहीं है, वो नारंगी जैसे फल नहीं देगा, उसमें निश्चय ही कुछ न कुछ परिवर्तन नारंगी की तुलना में आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि जब भी आप पौधा लगाएं बडिंग वाला पौधा लें, किसी अच्छी नर्सरी से लें, तो वो आपको सही नारंगी देगा और 2-3 साल के बाद उसमें फल आना आरंभ हो जाएगा। जो पौधा आपने लगा रखा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके फल की गुणवत्ता किस तरह की होगी ये भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जैसा आपने कहा कि बडिंग की हम बात करते हैं, ग्राफ्टिंग की हम बात करते हैं, क्या नर्सरी में जो हमारे किसान भाई हैं वो किसी तरह की पहचान कर सकते हैं या वहाँ जाकर इस तरह की जानकारी उनको मिल सकती है? देखिए ये व्यक्तिगत किसान पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना ज्ञान है उस फल के बारे में जी। लेकिन ये है कि अगर आप किसी भी सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी नर्सरी से अगर आप खरीदते हैं तो निश्चय ही उसकी एक गारंटी होती है, उसकी एक रसीद आपको मिलती है जिस पर लिखा रहता है कि कौन सी प्रजाति आपने खरीदी है। तो वो पौधे विश्वसनीय होते हैं जी। और वो अलग से देखता है कि यहाँ से कलम लगी हुई है, बीजू पौधे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कम से कम किसान भाई इतना तो जान सकते हैं कि ये पौधा हमारा कलमी है या नहीं है। बिल्कुल, यानी एक तो प्रमाणित जगह का आपको ख्याल रखना होगा, वहाँ से ही आप पौध लें, उसके बाद उसमें आप देख लें कि वो जो पौध है वो कलमी आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद आप चाहें तो उसकी मांग भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम हरियाणा से मनोज हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं भी आप लोग सब बता रहे हैं अच्छी नर्सरी से पेड़ लाए, तो गुरुग्राम में कोई ऐसी अच्छी नर्सरी है जिसके अंदर हम उसके वहां से विश्वास कर सके भाई हाँ ये पेड़ अच्छा है या नर्सरी अच्छी है? क्योंकि या तो लिखित में गारंटी हो, अगर हाँ मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, गुरुग्राम की अगर आप बात कर रहे हैं तो नज़दीक तो आपको जो पूसा संस्थान है वो भी पड़ सकता है। बहरहाल डॉक्टर साहब और क्या जानकारी देना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या आप पौधे की पहचान की बात कर रहे हैं? जी, जानना चाह रहे हैं कि उपलब्धता जो है अच्छे पौध की वो उनको कहाँ से हो सकती है? देखिए जो भी नींबू वर्गीय प्रजातियां हमारे संस्थान से विकसित की गई हैं वो आपको हमारे संभाग से मिल जाएंगी। आप कभी भी आके अपनी जो आवश्यकता है उसको हमें सबमिट कर सकते हैं जी। और समय आने पर, क्योंकि हम लोग जुलाई में अपनी सेल शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको पौधे मिल जाएंगे। इसके अलावा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, वहाँ से भी आप विश्वसनीय पौधे खरीद सकते हैं बहुत सारी प्रजातियों के। तो अगर आपको नींबू वर्गीय फल चाहिए तो या आपके आसपास जो गुरुग्राम का जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं अगर उनके पास है। अगर नहीं है तो आप हमारे संस्थान से लें या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये विश्वसनीय संस्थान है जहाँ का रुख आप कर सकते हैं और जैसी आपकी उम्मीद है कि जो आपको एक अच्छा पौधा जो है वो वहाँ से मिलना चाहिए, इन जगहों से वो आपको मिल सकता है। और ये बेहद ज़रूरी है कि आपको इस बात की भी जानकारी हो जो आप पौधा ले रहे हैं वो सही है या नहीं, और एक प्रमाणित जगह से अगर आप लेंगे तो थोड़ी सी आपकी जो संशय की स्थिति है वो यहाँ साफ़ हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर साहब अगर हम बात करें जो दूसरे पौधे हैं, लीची की अगर हम खासतौर से बात करते हैं, और अक्सर हम देखते हैं जो इस मौसम में, क्योंकि थोड़े समय बाद वो बाज़ार में पहुँच जाती है, पकने का समय, किसान भाई जो है उसको अलग अलग तरीक़ों से ढक कर भी रखते हैं, वो कितना सही और इसके लिए वैज्ञानिक विधि भी है क्या कुछ? हाँ देखिए, लीची की जो तोड़ाई होती है, लीची की तोड़ाई गुच्छे के साथ हम करते हैं और उसको गुच्छे में ही पैक करना चाहिए और उसका तापमान का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो बहुत आवश्यक है। अगर आप ज़्यादा तापमान पर रखते हैं तो उसका जो बाहरी आवरण होता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, तो उसकी जो बाजारीकरण पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग नमी बनाए रखने के लिए उस पर पानी वगैरह देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान, क्योंकि इसकी तुड़ाई लगभग मई के लास्ट हफ्ते में या जून में आरंभ होगी, तो उस वक्त जो है खास करके उत्तर भारत में जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ बहुत आवश्यक है कि आप तुड़ाई करते वक्त
विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त नमी और पर्याप्त तापमान पर उसको रखें, ताकि जो ब्राउनिंग है उसकी बाह्य आवरण में वो ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपको बाजार में मिल सके। चलिए, बिल्कुल। इस बीच अगले दर्शक जो हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। अर्जुन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो अर्जुन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल अर्जुन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं। अर्जुन जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? संपर्क फिलहाल यहाँ पर अर्जुन जी से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं जो नींबू वर्गीय आपके बाग हैं उनके प्रबंधन के बारे में, साथ ही साथ गर्मी के मौसम में जो फल वृक्ष हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है, इस बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया जो हमारे नींबू वर्गीय बागों के प्रबंधन की जब बात की जाती है और लगभग जुलाई अगस्त के समय जो पौध हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं, क्या उससे पहले किसी तरह की जो हम कह सकते हैं तैयारी है वो किसान भाइयों को करनी चाहिए? ये बहुत आवश्यक है। देखिए, जब भी एक होमवर्क जो शब्द है, गृह कार्य, कि जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसको होमवर्क चेक करके हम भेजते हैं कि भाई इस बच्चे ने होमवर्क की। इसी तरह से जब हम बाग लगाते हैं तो जो हमारा गृह कार्य है वो बहुत आवश्यक है और वही इस बात का निश्चय करेगा कि आप बागवानी में कितने सफल होंगे। जी, तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि जुलाई अगस्त से हमारे नए बाग, ऐसे किसान भाई जो नए बाग लगाना चाहते हैं, चाहे वो नींबू के, आम के या किसी दूसरे फलों के, जो सदाबहार फलों के, तो ये आवश्यक है कि उसकी तैयारी हम मई के लास्ट हफ्ते से या जून से हम आरंभ करें, ताकि किस तरह से हमको गड्ढे खोदने हैं, है ना। क्योंकि अगर आप गर्मी के महीने में अगर गड्ढे खोद के छोड़ देते हैं तो उसमें उस वक्त धूप इतनी तेज होती है कि बहुत सारी बीमारियां और कीट जो गड्ढे के अंदर होते हैं, जो नहीं मर पाते, वो धूप से ही मर जाते हैं। जी, तो उसमें आपको ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी होती। जैसे उसमें अंदर कोई भी कीड़ा है, मतलब दीमक है या कोई दूसरा सॉइल आर्थ्रोपोड है, तो वो उस तेज धूप से ही भाग जाएगा या मर जाएगा। तो इसलिए जो गड्ढे की खुदाई का काम है वो अवश्य ही आप जुलाई से पहले कर लें। जी, और किस तरह से करनी है वो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या आप हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं कि किस तरह से हमें लेआउट करना है और किस तरह से हमें गड्ढों की खुदाई करनी है, गड्ढों में क्या मिक्स करना है। अगर गड्ढों को उपचारित करने की ज़रूरत है, अगर आपका क्षेत्र दीमक से ज़्यादा प्रभावित है तो वहाँ हमें गड्ढे को भी उपचारित करना पड़ेगा, गड्ढे की मिट्टी को भी उपचारित करना पड़ेगा। तो जो गड्ढे की खुदाई और भराई, ये दोनों ही कार्य पौधे लगाने से 15-20 दिन पहले आपके पूरे हो जाने चाहिए, ताकि पौधे लगाते वक्त आपको ये इंतजार ना करना पड़े कि हमें कहाँ लगाना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको 1-2 पौधा लगाना होता है, तो जब पौधा खरीद लेते हैं उसके बाद ये सोचना शुरू करते हैं कि इसको हम कहाँ लगाएं। जी, तो ऐसी संभावना में इतना समय गुजर जाता है तो पौधे मर जाते हैं और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये मैं अपने सारे किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि पौधों की उपलब्धता, गड्ढों की खुदाई, उनकी भराई, ये कार्य जून के लास्ट तक जरूर पूरा कर लें, ताकि आने वाले समय में आप बढ़िया से बढ़िया बाग लगा सकें। जी, चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। संतोष पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं 1 एकड़ में नींबू लगाना चाहता हूँ सर। जी, नींबू आप लगाना चाहते हैं? जी, 1 एकड़ क्षेत्र ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और उसमें चाहते हैं कि नींबू लगा पाएँ। कितना पौधे जो है उसमें लगेंगे और लागत की हम बात करते हैं, कितनी कुछ लागत आएगी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर आप कागजी नींबू लगाना चाहते हैं जी, तो अगर हम प्रति हेक्टेयर बात करें तो लगभग 4.5 मीटर पे अगर आप लगाते हैं नींबू को, हम 4.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, 4.5 या 5 मीटर पे। अगर 5 मीटर पे लगाते हैं तो लगभग 400 पौधे आपको चाहिए होंगे। जी, ठीक है। और अगर 4.5 मीटर पे लगाते हैं तो लगभग 500 पौधे आपके लग जाएंगे। तो ये पौधे की कीमत पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से इसको खरीद रहे हैं, कि जैसे अगर 50 रुपये का भी पौधा आपका आता है तो 50 से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 25,000 के आपके पौधे लग हो जाएंगे। और बाकी जो आपका लेबर कंपोनेंट होगा कि वहाँ पे आपको गड्ढों की खुदाई किस तरह की वहाँ आप लेबर दे रहे हैं। लेकिन यह है कि नींबू की सफल बागवानी अगर आप करना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर कम से कम आप 2 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। जी, तो देखिए मुनाफा यहाँ पर आप नींबू वर्गीय फलों में की एक और खास बात है जी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर प्रणालीबद्ध तरीके से आप नींबू वर्गीय फलों की बागवानी करते हैं तो यही एक फलों का ऐसा समूह है जिससे कम से कम साल में 8 से 9 महीने तक आप आय कमा सकते हैं। जी, इसमें नींबू है, लेमन है, मौसमी है, ग्रेप फ्रूट है, तो बहुत सारे फल हैं जिनकी जो तोड़ाई का समय अलग अलग है। तो आपको नियमित तरीके से कम 8 से 9 महीने तक आपको नियमित आय हो सकती है। जी, तो आप इस तरह से अपने बाग लगाने की पद्धतिवार उसको इस तरह से लगाएं ताकि आपको पूरे साल आय मिलती रहे।
साल भर देखिए आपको अगर आमदनी लेनी है तो नींबू वर्गीय फल जो हैं वो आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। और फिलहाल उस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जो जानना चाह रहे हैं कुछ। हमारे साथ गोविंद पाटीदार जी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ जो अभी संतरे के जो फल आए तो गिर रहे सर। संतरे का जो फल है वो गिर रहा है? जी सर। अच्छा जी डॉक्टर साहब क्या वजह? हाँ देखिए, ऐसा है कि फल गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, एक तो फल ये कि फल तुरंत लगने के बाद एक स्वाभाविक होता है कि उतना फल गिरता है, क्योंकि जितने फल उस पर लगते हैं सारे फल हमें जो है परिपक्वता तक नहीं मिल पाते और उतना पौधा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो एक तो स्वाभाविक ड्रॉप होता है जो होता ही है, जो क्योंकि जब भी बहुत सारे फूल उस पर लगते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं तो उनमें से वो गिरेगा। हाँ, वो उनमें कंपटीशन होता है खाद्य पदार्थों के लिए। तो एक तो फल स्वाभाविक गिरते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका पोषण प्रबंधन ठीक नहीं है, खास करके कार्बनिक खादों का, गोबर की खाद कम से कम अगर आपका पूरा पौधा मैच्योर है ठीक तरह से कम 70-80 किलोग्राम आप गोबर की खाद उसमें फूल खिलने से पहले जरूर दें। इससे निश्चय ही फर्क पड़ेगा, उसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे। जी। दूसरी चीज़ ये कि फल गिरने की वजह नमी भी हो सकती है। अगर उसमें सही तरीके की नमी आपने नहीं कर रखी है तब भी आप जो है आपका फल गिरेगा। तीसरी चीज़ उसमें अगर कीड़े का प्रकोप हो गया है जी, क्योंकि बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जिनकी वजह से भी फल गिर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप अपने फलों को या अपने क्षेत्र पे किसी एक्सपर्ट की विजिट करा लें तो सही तरीके से अगर आपको ये पता चलेगा कि फल की वजह क्या है। अदरवाइज उसमें पर्याप्त नमी रखें और पोषण रखें, ये निश्चय ही फलों को गिरने में कम करेगा। जी, लेकिन पोषण प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं जो किसान भाई हैं वो काफ़ी मात्रा में खाद का प्रयोग करते हैं, जो पोषक तत्व हैं उनको सोचते हैं शायद अगर ज़्यादा दे देंगे तो अच्छी उपज मिल सकती है। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें पोषण प्रबंधन के लिए संस्तुति ऑलरेडी की जा चुकी है जी नींबू वर्गीय फलों के लिए कि कब देना है और कितना देना है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम नत्रजन, फास्फोरस और पोटासिक फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें जी तो हम उसमें 600 किलोग्राम नाइट्रोजन, 400 किलोग्राम फास्फोरस और 400 किलोग्राम पोटास प्रति वृक्ष प्रति वर्ष जी। और इसके अलावा गोबर की खाद बहुत आवश्यक है, कम से कम 60 से 70 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद आप उसमें जरूर दें जी। और जो गोबर की खाद है उसको हम फूल खिलने से पहले दें। बाकी जो खाद है उसको हम जब फल लग जाते हैं उसके बाद देते हैं जी। तो ये बहुत आवश्यक है और देने के तुरंत बाद उसमें इरिगेशन बहुत आवश्यक है और कम से कम तने से 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पे हम उस खाद को मिलाते हैं। कभी भी आपकी खाद जो है तने के संपर्क में नहीं जानी चाहिए जी। बिल्कुल। इसके अलावा जो सूक्ष्म तत्व हैं वो बहुत आवश्यक हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट जी, जिंक सल्फेट, ये जो 3 तत्व हैं ये कम से कम 5 ग्राम बोरोन, 2 से 3 ग्राम जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना 11 ग्राम और यूरिया 10 ग्राम, अगर इन सबका प्रति लीटर के हिसाब से आप सॉल्यूशन बना के एक कंबाइंड मिक्सचर जो है मार्च के महीने में कर देते हैं तो निश्चय ही पौधे की जो जरूरत है पोषण की वो पूरी होगी और आपके वृक्ष स्वस्थ रहेंगे और उन पर अच्छा उत्पादन आएगा। तो देखिए किस तरीके से बेहतर उत्पादन आपको मिल सकता है, इस बारे में लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, सचिनानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हम सर ये नींबू का पौधा हमारा है, एक अमरूद का है जी, उसमें नींबू वाले में भी फल आ गया है, अच्छी प्रजाति का है, 3 फल 2 फल लगे हैं जी। फल झड़ गए, इधर हवा चली थी, 2 पौधा है जी। तो उसमें क्या पत्ती के ऊपर कोई हम खाद डाल सकते हैं जो ये सोलुबल फर्टिलाइजर आ रहा है 19 नहीं, फिर आपको वो आ रहा है 13-45 उसका पोटास वाला। मैं जानना चाहूंगा कि आपने लेमन लगाया हुआ है कि लाइम, कांटे वाला है कि बगैर कांटे वाला है? नहीं, कांटा है सर। हाँ, कांटे वाला। अच्छा जी। तो देखिए अगर उस पर फूल झड़ गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस पर पूरे साल झड़े हैं, फल कुछ झड़ गए हैं, फल कुछ देखिए कुछ उसमें जो फल झड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि चाहे वो हम लोगों में हो कि अगर आप स्वस्थ हैं तो निश्चय ही आप पे बीमारी कम आएंगी। तो इसी तरह पौधा है, पौधे में अगर आप बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद टाइम से मिक्स करते हैं। खाद तो मिलाए थे सर। हाँ, खाद मिलाया है, तो एक आप ध्यान रखें कि जब भी फूल खिल रहे हो उसमें कतई पानी न दें जी, ठीक है। और जैसे ही फल उसमें लग जाता है उसके बाद आप पानी दें, क्योंकि अगर खिले हुए फूल में आप कोई भी फल वृक्ष हो अगर आप पानी दे देते हैं उससे फल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है जी। और मैं आपको और एडवाइस करूंगा, और हो सके तो एक किसी दूसरी प्रजाति का नींबू वर्गीय फल वहाँ और लगा लें तो उससे आपकी परागण की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कई बार एक ही पौधे में सुनिश्चितता की वजह से उसका नर
उसकी की बाधा को निषेचन नहीं कर पाता। तो अगर एक दूसरा पौधा भी अगर नींबू का आप और वहाँ लगा लेते हैं तो निश्चय ही आपका जो परागण की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी और उसमें फल ज़्यादा लगेंगे। जी, तो देखिए ना सिर्फ जो फल गिरने की समस्या है वो आपकी खत्म हो सकती है, बल्कि उत्पादन जो है वो आपका और ज़्यादा बढ़ सकता है। और अलग अलग फल हैं, इस खासतौर से इस वक्त की अगर बात की जाए, डॉक्टर साहब अगर हम बात करते हैं अंगूर की खासतौर से बात की जाए तो वहाँ पर जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए किसान भाई को किस तरह की देखभाल करनी चाहिए? देखिए, गर्मी का मौसम है और जहाँ तक उत्तर भारत की बात है तो हमारे यहाँ वो प्रजातियाँ सफल होती हैं जो जल्दी पकती हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त मैं अपने जो भी अंगूर उत्पादक हैं उत्तर भारत के, जो भी वैरायटीज़ उन्होंने लगा रखी हैं उत्तर भारत में, उनमें ये आवश्यक है कि आप जल प्रबंधन ठीक रखें जी, ताकि आपके जो बेरीज है उसका जो फल है उसकी वृद्धि अच्छी हो और आपको बड़ा फल मिले। क्योंकि हमारे यहाँ वही प्रजातियाँ सफल हैं जो 15 जून या जून बरसात आरंभ होने से पहले पक जाती हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि पकने के समय अगर बारिश होती है तो उस पर बहुत सारे कीट आ जाते हैं, फल फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो इस टाइम जल प्रबंधन का खास करके विशेष ख्याल रखें, क्योंकि बाकी नींबू में समय निकल चुका है, इस वक्त आप और कुछ नहीं कर सकते उसमें, या यदि कोई अगर उसमें कीड़ा या बीमारी आ रही है तो उसका सही प्रबंधन करें। बिल्कुल। लेकिन अगर हम खासतौर से बात करते हैं जो प्रमुख रोग या कीटों की बात अगर करें तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे किसानों को परेशान करते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए? देखिए, इस टाइम अंगूर में खास करके अगर बात करें, क्योंकि सूखा मौसम है तो इस टाइम बीमारियां कम आती हैं जी, और कीट भी अगर है, अगर कोई पत्ते खाने वाला कीट है तो आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और इस वक्त अंगूर में ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि जैसे बारिश शुरू होती है उसके बाद कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी बीमारियां भी जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, तो इस तरह की बीमारियां आती हैं जो बरसात होने के बाद आरंभ करती हैं। तो फिलहाल जो है, अगर आपको कोई पत्ते खाने वाला कीट नज़र आ रहा है तो उसके लिए आप क्लोरोपाइरिफॉस जैसी दवाएं का प्रयोग कर सकते हैं, जो 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करें अगर कोई पत्ते खाने वाला कीड़ा वहाँ है तो। चलिए, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ दर्शक जो हैं वो मुरैना मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। माखन कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? अरे सर, जो है हमारे अमरूद के पेड़ है बगीचे में जी, तो उसमें जो है ये 2-2.5 साल का पेड़ होके सूख जाता है। जो पेड़ है वो सूख रहा है? हाँ, वो सूख जाते हैं। जो उसमें फल आता है वो सूख कर गिर रहा है? जो आप बता रहे हैं जो आपका पूरा पेड़ है उसमें आप देख रहे हैं कि वो सूखता जा रहा है? नहीं, पूरा पेड़ ही सूख जाता है सर जी। पूरा पेड़ सूख रहा है। चलिए, अब साहब क्या वजह हो सकती है? अमरूद का इनका पेड़ है लेकिन देखिए समस्या बनी हुई है। ऐसी ज़मीन है जहाँ पे थोड़ा नमी रहती है, वहाँ पे एक बीमारी आती है विल्ट के नाम से, म्लानी जिसको बोलते हैं, और अमरूद की वो बहुत ही गंभीर बीमारी है जी सारे भारतवर्ष में, जिसको हम एक राष्ट्रीय समस्या भी मानते हैं अंगूर उत्पादकों के लिए जी। तो एक चीज़ तो यह है कि आप अगर उसकी जांच कराना चाहते हैं तो राजमाता कृषि विश्वविद्यालय से आप उसकी जांच करा सकते हैं पादप रोग विज्ञान विभाग से जी बिल्कुल, या आपके यहाँ केवीके भी है और एक रिसर्च सेंटर भी है मुरैना में जी, जहाँ से आप करा सकते हैं। अन्यथा वहाँ पे निश्चय ही उस फंगस का प्रकोप होगा। तो ये है कि जब भी आप आगे पौधा लगाएं तो ये है कि उस गड्ढे की जो मिट्टी है उसको सही तरीके से उपचारित करें फंजीसाइड से, उसके बाद ही वहाँ पौधा लगाएं, क्योंकि जब एक बार वहाँ पे वो फंगस आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है, हालांकि इस वक्त आप उसमें सॉइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं मैंकोजेब या किसी दूसरे फंजीसाइड से, तो अगर वो कंट्रोल कर सकता है। अदरवाइज आप अपने नज़दीकी केवीके से संपर्क करें कि वहाँ जो भी समस्या है उनको आप अपना सैंपल दिखाएं। हो सकता है कि उसमें स्टेम कैंकर भी हो सकता है या कोई दूसरी समस्या भी हो सकती है जी, लेकिन जो विल्ट है, जो म्लानी है, वो एक गंभीर समस्या है और वो फंगस के द्वारा होती है। और उसका उपचार हम जब बाग लगाते हैं या तो हम उन क्षेत्रों में नहीं करते, या अगर करते हैं तो हम गड्ढे की मिट्टी को सही तरीके से उपचारित करके वहाँ लगाते हैं ताकि उस बीमारी का प्रभाव न रहे। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे मूलवंत भी हैं जो म्लानी के लिए प्रतिरोधी हैं, तो आप ऐसे मूलवंतों का वहाँ प्रयोग करें और उन पर पौधे की बडिंग कराएं, कलकाइन कराएं, ताकि वहाँ पे आपकी जो विल्ट है वो उसको प्रभावित ना कर सके। जी, चलिए, इस बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो किसान में क्या जानना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ सर नींबू के पौधे हैं, दो पौधे हैं जी, तो वो उनमें फ्रूटिंग जो है फल लेट लगता है, मार्च के महीने में जी आता है जी, फ्रूटिंग और फल जो है जुलाई अगस्त में पकता है, गर्मी भर नहीं पक पाता है। तो उसके लिए कोई सुविधा इस टाइप का है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल खिलते हैं, वो तापमान से संबंधित हैं। जब उचित जलवायु उसको मिलती है तो उस वक्त खिलता है।
क्योंकि उत्तर भारत में ये एक समस्या है और हमारा संस्थान इस पर काम कर रहा है कि कुछ ऐसी प्रजातियां डेवलप की जाएं जो हमें मई और जून के महीने में नींबू दे, ताकि हमारी जो मार्केट है, क्योंकि नींबू की जो मार्केट है वो मई और जून के महीने में बहुत ज़्यादा रहती है उत्तर भारत में जी। और उसकी जो खपत होती है वो दक्षिण भारत से होती है, खास करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से वो नींबू आता है, गुजरात से आता है जी। तो हम लोग यहाँ प्रयासरत हैं, कुछ हमें स्ट्रेन ऐसी मिली हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो फूल खिलने का जो सही समय है जब फल सेट उस पर होता है, या तो जनवरी के महीने में सेट करता है जी। तो अगर जनवरी के महीने में सेट कर जाता है उसकी जो तुड़ाई है वो मई जून में हमें मिल जाती है, क्योंकि लेकिन जो मार्च के महीने में फूल खिलते हैं वो निश्चय ही वो जुलाई और अगस्त या सितंबर में जाके पकता है, जिस वक्त जो है नींबू की डिमांड जो है मार्केट में कम हो जाती है। यानी कि जो अच्छी मांग का समय है अगर उस वक्त पर मिलेगा तो ज़्यादा फायदा किसानों को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर हमारा संभाग काम कर रहा है कि हम ऐसी प्रजाति को डेवलप करें, और हमारी जो 2 प्रजातियाँ हैं वो हैं पूसा उदित और पूसा अभिनव, जो आपको मार्च तक फूल जो है फल दे देती हैं जी। मार्च के बाद उनमें नहीं आता, फिर फूल खिल जाता है, तो जो पुनः हमें जुलाई अगस्त में उपज मिलती है जी। तो उसमें हम प्रयासरत हैं, और अगर आप उसमें जनवरी में फूल खिल जाएगा तो आपको मई जून में मिलेगा जी। बिल्कुल, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि हम जुलाई अगस्त में अगर नई पौध जो है उनको लगा सकते हैं, उससे पहले क्या कोई जो दूसरी फसल है वो जहां हम नींबू के अगर कई सारे पौध लगा रहे हैं, बाग के हम योजना बना रहे हैं, तो वहाँ पर कोई कौन सी ऐसी दूसरी फसल है जिसका लेना ठीक रहेगा? बाग लगाने से पहले जी, बाग लगाने से पहले अगर उस जगह पे पहले से कोई फसल नहीं हो रही तो मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, अगर वो वहाँ ढेंचा वगैरह बो देते हैं या कोई भी हरी खाद, तो उसको उसमें पलट दें तो वहाँ की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाएगी जी। इसके अलावा कोई भी जैसे दाल वाली फसल ले सकते हैं, उससे भी जो है खेत में जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और निश्चय ही उससे जो आपके फल वृक्ष होंगे वो लाभान्वित होंगे। तो देखिए कितना फ़ायदा जो है वो दूसरी फसल से भी आपको मिल सकता है, क्योंकि एक ऐसा समय है जब हमारे किसान भाइयों के जो खेत हैं वो प्रमुख फसलों के बाद खाली होते हैं, तो उस कम वक्त में भी अगर आप चाहें तो आपके पास विकल्प काफ़ी हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं। उसके बाद जुलाई अगस्त का जैसे ही समय आएगा जो पौध है वो आपको उपलब्ध होगी और आप उन पौध को लगा के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ बात की जाए जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं अलग अलग सवाल के ज़रिए, फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत अलका जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ जामुन का पेड़ मैंने लगाया था, 15-16 साल हो गए उसको लगाए हुए, लेकिन उसमें कोई भी फूल नहीं आया, ना फल आया कभी। कलम से लगाया था मैंने। और पौधा आपने कहाँ से खरीदा था? यहीं से, हमने तो नर्सरी से खरीदा था। और एक आंवले का भी पेड़ है, उस पे आंवले पर हमारे आए थे 5-6 आंवले आए थे एक बार। आप किस क्षेत्र से बोल रही हैं? अलीगढ़ से बोल रहे हैं। अच्छा, अलीगढ़ से। देखिए ऐसा है और कि हर बार आंवले पर फूल आता है, बहुत भर जाता है आंवला। और हमने उसके लिए एक और पेड़ भी लगाया था, जैसे कहते हैं ना 2 आंवले होने चाहिए हाँ परागण के लिए। तो देखिए जहाँ तक जामुन की बात है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, और आपके जो नज़दीकी केवीके है आप वहाँ से भी संपर्क कर सकती हैं कि कभी भी बीजू पौधा नहीं लगाना चाहिए। बीजू पौधे की कोई गारंटी नहीं कि कितने साल में वो आपको फल देगा, और उस पर फल जो आएगा उसकी गुणवत्ता किस तरह की होगी जी। देखिए जामुन अगर आप अपने क्षेत्र में लगाना चाहती हैं तो हमारा एक रहमान खेड़ा लखनऊ में एक हमारा सेंटर है, जो अच्छी प्रजाति की जामुन वहाँ से आप ले सकती हैं जी। और वो पौधा आपको 4थे साल से फल देना आरंभ कर देगा। ज़ाहिर तौर पर ना सिर्फ अलग अलग जो माध्यम हैं वो आपके पास मौजूद हैं, आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और जहाँ तक आंवले की आप बात कर रही हैं कि आंवले में, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम अगर पौधा आपका पूरा विकसित है जी, और 2 पौधे आपने वहाँ लगा रखे, क्योंकि आंवले में नर और मादा फूल अलग लगाते हैं जी, तो परागण की समस्या आंवले में रहती है। लेकिन 2 पौधे आपने लगा रखे, दोनों पे अगर फूल खिल रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 50 से 60 ग्राम बोरिक एसिड आप फूल खिलने से पहले ज़मीन में ज़रूर मिला दें, तो उससे जो फूल गिरने की समस्या या परागण की समस्या वो कुछ हद तक उसका हल निकल जाएगा और आपको फल उस पर ज़्यादा लगेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जैसा आपने कहा जुलाई अगस्त में जो पौध है वो तैयार हो जाती है, लेकिन माना जाता है कि जैसी बरसात आती है कई सारे जो कीट हैं उनका भी प्रकोप होता है। जो हमारे खासतौर से नींबू वर्गीय फल हैं उन पर कौन से ऐसे प्रमुख कीट हैं जिनका हमला हो सकता है, और उसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे पहले से इसकी तैयारी कर सकते हैं या उनकी रोकथाम की जा सके? हाँ देखिए, एक सबसे जो भयंकर कीट है नींबू वर्गीय फलों में वो है लीफ माइनर, और वो अक्सर जो है साल में 2 बार आता है। जब भी नई पत्तियां आएंगी, एक तो मार्च के समय, एक जुलाई के समय, तो ये बहुत आवश्यक है। अगर एक बार उसका
आक्रमण हो जाए तो उससे सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं, जो नई वृद्धि आती है और फिर जो है उसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जी। तो इसलिए आवश्यक है कि मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि एक दवाई है इमीडाक्लोप्रिड। इमीडाक्लोप्रिड का आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जुलाई की शुरुआत में अवश्य छिड़क दें नींबू वर्गीय फलों में, तो उससे जो आपका जो लीफ माइनर आएगा वो रुक जाएगा या वो नियंत्रित हो जाएगा और पौधे की वृद्धि अच्छी होगी, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा और पौधे का आकार और फल का साइज दोनों ही अच्छे होंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। इसी के साथ जिन लोगों ने कागजी नींबू लगा रखा है, कागजी नींबू में एक कैंकर की समस्या आती है, जैसा कि हमारे किसान भाई ने अभी पूछा भी था कि हमारे फल जो है जुलाई अगस्त में पकते हैं, तो जुलाई अगस्त में जो नींबू वर्गीय फल पकते हैं उत्तर भारत में, उनमें कैंकर नामक बीमारी आती है। हालांकि वो फल की अंदर गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है, बाहर से जो दिखने में जो बड़ा गंदा सा लगता है, इसलिए मार्केट में किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता जी। उसके लिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कैंकर के लिए कि आधा ग्राम स्टेप्टोमाइसिन और 0.25 ग्राम कॉपर सल्फेट जी, इनका प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक बार जुलाई से पहले अवश्य छिड़कते हैं, तो उसमें अगर कैंकर की समस्या है तो वो नियंत्रित हो जाएगी और फल पर जो है कैंकर कम आएगा और आपको बाजार में अच्छा दाम मिलेगा अपने नींबू का। देखिए किस तरीके से बेहतर भाव आपको मिलेगा, मुनाफा आपको हो सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर राजस्थान से कन्हैया लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। कन्हैया जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मेरे पास नींबू का एक हेलो संपर्क यहाँ फिलहाल हमारा कन्हैया जी के साथ टूट चुका है, लेकिन खासतौर से डॉक्टर शर्मा अगर बात की जाए, क्योंकि जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं उनमें खासतौर से नींबू की अगर बात की जाए, और थोड़ा सा शायद जो संकोच है वो कभी कभी किसानों को होता है कि या पहचान भी नहीं हो पाती, उनको लाइम चाहिए या लेमन की वो खेती करना चाहते हैं, इसके लिए विशेष तौर पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या ज़्यादा फ़ायदे की अगर हम बात करते हैं, ज़्यादा फ़ायदा किसान भाइयों को किस में मिल सकता है? देखिए जो कागजी नींबू है उसकी मार्केट ज़्यादा रहती है जी, क्योंकि ये दोनों ही फल जो हैं लेमन और लाइम दोनों ही फल खटास के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नींबू वर्गीय फल दो भागों में बांटे जा सकते हैं, एक तो मीठे वो फल जो हम मिठास के लिए खाते हैं, मौसमी है, संतरा है, टेंजरिन्स हैं, ग्रेप फ्रूट है, इनको हम मिठास देखते हैं। लेकिन अगर हम लेमन और लाइम की बात करें तो ये खटास के लिए जाने जाते हैं। तो लेमन में जो है खटास कम होती है जी, और लाइम में जो है खटास ज़्यादा होती है और छिलका पतला होता है। तो मार्केट जो है लाइम की ज़्यादा है, कागजी नींबू या एसिड लाइम हम उसको कहें, उसकी ज़्यादा रहती है, तो अच्छी मांग है इसका चयन कर सकते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लेमन हमारा है वो अचार में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि अचार में हम छिलके का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि लेमन की मार्केट नहीं है, लेकिन लेमन की तुलना में लाइम की जो डिमांड है मार्केट में कंज्यूमर की वो ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर किसान भाई दोनों ही लगाते हैं तो मेरे ख्याल से उससे वो ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि लेमन आपका अचार में बहुत बिकता है। लेमन को जूस में भी प्रयोग हम ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी खटास उसमें कम है। दोनों की अगर बात की जाए, एक अच्छी मांग है और इसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को ज़रूर मिल सकता है अगर उनके पास सारी जानकारी होगी। और आज हमने आपको जानकारी दी जो हमारे नींबू वर्गीय बाग हैं उनका प्रबंधन आपको कैसे करना है, इसके साथ साथ गर्मी का जो मौसम अभी चल रहा है इसमें जो आपके फल वृक्ष हैं उनकी आप देखभाल कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। डॉक्टर साहब इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ ही आपने जाना और किस तरीके से जो आपके नींबू के बाग हैं या दूसरे जो नींबू वर्गीय फल हैं वहाँ पर किस तरह का प्रबंधन आपको करना होगा अच्छे उत्पादन के लिए। अब चलिए आपको कल का विषय भी हम बता देते हैं जल्दी से, कल किस विषय पर आप जानकारी ले सकेंगे हेलो किसान में। कल आपको हम जानकारी देंगे खासतौर से बकरी पालन की अगर बात की जाए इस बारे में भी, और उसके साथ साथ मुर्गी पालन की अगर बात की जाए, कल दो प्रमुख विषय हमारे रहेंगे, बकरी फार्म प्रबंधन और गर्मी में मुर्गी फार्म की देखरेख। उसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या कुछ जानकारी कृषि संबंधित वो लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक पर जाकर भी आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं हेलो किसान, और वहाँ भी ना सिर्फ अपना सवाल बल्कि अगर आप चाहें तो कोई सुझाव लिखकर भी छोड़ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सबसे आखिरी विकल्प लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारा टोल फ्री नंबर, ये आप सभी को याद होगा, किसान कॉल सेंटर का ये नंबर, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली रहती हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं।
तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।